हेलो नमस्कार दोस्तों, जीएस वाला ऑफिशियल पे आप लोग का स्वागत है। आज का सेशन मध्यकालीन भारत पर आधारित होगा। हिस्ट्री के सेकंड पार्ट मध्यकालीन भारत जो लुसेंट के बुक से हम लोग पढ़ेंगे और इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको करेंगे। चलिए बिना देरी के हुए शुरुआत करते हैं। भारत पर अरबों का आक्रमण। देखिए, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के समय में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 में विजय प्राप्त की थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। उस समय किसका शासन था? दाहिर का शासन था 712 ईस्वी में। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। इसका ये दौलत नहीं था कि इसका ये मकसद नहीं था कि भारत पे शासन करे। इसका मकसद था धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार करना। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? हज़रत मोहम्मद साहब, जिसका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। याद रखिएगा, इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब। आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनी, ये गजनी वंश है। ये भी, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है गजनी से। जो इम्पोर्टेंट है उसको बाद में हम बताएंगे, फिर रिवीजन करके पहले देख लेते हैं क्या है इसका सार। मोहम्मद गजनी 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया? अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में परितिगीन ने शासन किया। इसी के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया था। सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण इसी के शासनकाल में किया गया था। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में पहला जो तुर्क आक्रमण हुआ था, उस समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहे थे। पर पहला तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में किसका शासन था? जयपाल का शासन था। अल्पतगीन का गुलाम और दामाद सुबुतगीन हुआ। 917 ईस्वी में गजनी गद्दी पर बैठा और मोहम्मद गजनी सुबुतगीन की पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 में हुआ था। ठीक। गजनी अपने पिता के काल में मोहम्मद गजनी खुरासान का शासक था। जिस समय उसके पिता सुबुतगीन गजनी पर शासन कर रहे थे, उस समय मोहम्मद गजनी खुरासान के शासक थे। ठीक। मोहम्मद गजनी लगभग 27 वर्ष की अवस्था में 998 में गद्दी पर बैठा। बगदाद के खलीफा अल आदिल बिलाह ने मोहम्मद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यामिन उद्दौला या यामिन उल मिलाह की उपाधि दी। मोहम्मद गजनी भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था। कितना बार? मोहम्मद गजनी के बारे में यदि पूछेगा तो भारत पर कितना बार आक्रमण किया? 17 बार। वही बाबर के बारे में यदि पूछेगा तो बाबर भारत पे 5 बार आक्रमण किया था। ये भी याद रखना है। मोहम्मद गजनी भारत पे 17 बार आक्रमण किया। इसका आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था धन की प्राप्ति करना, ना कि भारत पे शासन करना था। मोहम्मद गजनी मूर्ति भंजक था, मूर्ति को तोड़ता था, हिंदू मूर्ति को। मोहम्मद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। पेशावर के कुछ भागों को अधिकार कर लिया। और दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में शाही शासक वही पंजाब के राजा शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। मोहम्मद गजनी का 1008 में नारकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। नगरकोट के विरुद्ध जो है मोहम्मद गजनी पहली बार मूर्ति तोड़ा था 1008 ईस्वी में। मोहम्मद गजनी ने थानेश्वर के चक्रस्वामी की कांच से निर्मित आदम कद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगूर में रखवाया था। रंगभूमि में रखवाया था। मोहम्मद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ था। इस मंदिर की लूट में उसने करीब 20 लाख की दिनार संपत्ति हाथ लगी थी। लगभग 20 लाख की दिनार संपत्ति हाथ लगी थी। सोमनाथ मंदिर में रख के सहायता करने के कारण अहिलवाड़ा के शासक पर मोहम्मद ने आक्रमण किया था।
अहिलवारा के शासक। सोमनाथ मंदिर लूट ले जाने के क्रम में मोहम्मद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। जब सोमनाथ मंदिर को लूट करके जा रहे थे मोहम्मद गजनी, तो उस समय जाटों ने इस पर आक्रमण किया और कुछ संपत्ति उससे छीन ली। ठीक। सोमनाथ मंदिर भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंग में प्रथम है। यह गुजरात में अरब सागर तट पे है, पश्चिमी तट पे है गुजरात के पास। 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका पुनर्निर्माण शुरू करवाया गया और 11 मई 1951 के दिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई, पुनः स्थापित की गई सोमनाथ मंदिर को। ठीक। मोहम्मद गजनी का अंतिम आक्रमण 1025 में सोमनाथ पर आक्रमण किया था और अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध, वही जाट जो से मोहम्मद गजनी से कुछ धन लूट लिए थे मंदिर को लूट ले जाने के क्रम में, उसके विरुद्ध ही युद्ध, अंतिम युद्ध था इसका। 1027 ईस्वी में मोहम्मद गजनी की मृत्यु 1030 में हो गई। ठीक। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक मोहम्मद गजनी था। मोहम्मद गजनी के सेना में सेवंत राय और तिलक जैसे हिंदू उच्च पद पे थे। गजनी के दरबार में बहुत सारे विदेशी यात्री आए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम याद रखना आपको, अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फारूकी। इसके बुक के बारे में आगे पढ़ेंगे। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी गजनी के दरबार में रहते थे। ठीक। तो गजनी वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? अल्पतगिन। गजनी वंश संस्थापक अल्पतगिन हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना है। अल्पतगिन के बाद परितिगिन कुछ दिन शासन किया। अल्पतगिन के बाद कौन आया? सुबुतगिन का पुत्र था मोहम्मद गजनी। गजनी गद्दी पर कब बैठा? 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, 27 वर्ष की अवस्था में। ठीक है। बगदादी खलीफा से कौन सा पद मिला? यामिन उद्दौला और यामिन उल मिलाह की। 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में, पहला आक्रमण कब हुआ था? 1000 ईस्वी में हुआ था। दूसरा 1001 में हुआ था जयपाल के विरुद्ध। ठीक है। सबसे चर्चित आक्रमण इसका 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। सोमनाथ मंदिर को लूट लिया 20 लाख दिनार, और इसके लूट ले जाने के क्रम में जाटों ने इस पर आक्रमण किया था। ठीक। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में अरब सागर के तट पे है। इतना आपको याद रखना है। इसके दरबार में कौन कौन रहता था? अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था, गौर नामक एक राज्य था। मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का शासक बना। मोहम्मद गौरी जो है 1173 में शासक बना और भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी जो है पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? मुल्तान के विरुद्ध किया था 1175 में। 1173 में शासक बना, 1175 में पहला आक्रमण कर दिया और दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन गुजरात पर हुआ था। यहाँ के शासक भीम द्वितीय थे। देखिए इसमें कन्फ्यूजन होता है कभी कभी, भीम प्रथम भीम द्वितीय में। तो भीम द्वितीय यहाँ याद रखना है। और गौरी को बुरी तरह परास्त किया था। यहाँ गौरी पराजित हो गया था। दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन गुजरात पे हुआ था। ठीक। आगे बढ़ते ऐसे कुछ चर्चित युद्ध हैं मोहम्मद गौरी के साथ। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध, देखिए त्राइन का प्रथम युद्ध। त्राइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हो गई थी। इसमें पहला में पृथ्वीराज चौहान की विजय और दूसरा में मोहम्मद गौरी का विजय हुआ था। और तीसरा युद्ध चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। 1194 में गौरी और जयचंद की विध हुआ था। किसके बीच हुआ था? गौरी और जयचंद की विध हुआ था और जयचंद इसमें हार गए थे, मोहम्मद गौरी का विजय हुआ था। ठीक, इसको याद रखना है। त्राइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति अस्कंद था। कौन था? अस्कंद था। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापति को सौंपते हुए गजनी लौट गया और मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च
1206 को कर दी गई। ठीक, तो मोहम्मद गौरी गद्दी पे कब बैठा था, इसको याद रखिए। मोहम्मद गौरी गद्दी पे बैठा था 1173 में गद्दी पे बैठा। ठीक, और 1175 में पहला आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध किया। 1178 में दूसरा पाटन गुजरात पे किया, जिसमें शासक कौन था, भीम द्वितीय। ठीक है, तराइन का पहला याद रखना है। 1191 में गौरी की हार हुई थी। 1192 में गौरी पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, गौरी विजय हुई। दूसरा चंदावार की हुई। 1194 मोहम्मद गौरी विजय हुई थी। ठीक है, और मोहम्मद गौरी की हत्या कब कर दिया गया, 15 मार्च 2006, 15 मार्च 1206 को, सॉरी 15 मार्च 1206। गौरी के अधीन ही इसके सेनापति गुलाम थे। गौरी का गुलाम कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। गौरी के गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना जब 15 मार्च 1206 ईस्वी को मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुआ, तो उसके बाद उसके सेनापति और या उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना। इसी को बोलते हैं मामलुक वंश, याद रखिएगा। इसी को बोलते हैं मामलुक वंश। ठीक है ना, मामलुक वंश, इसको याद रखिएगा। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और वह गौरी के गुलाम थे। ठीक है, गुलामों को फारसी में बंदगांव कहा जाता है, बंदगांव। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। ये सब जो गुलाम थे, सेना का यदि जरूरी पड़ता था इसको खरीदता था। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। इसका राजधानी कहाँ स्थापित किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में अपनी राजधानी बनाई। और कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। इसको याद रखिएगा, कुतुब मीनार की नींव, दिल्ली में है कुतुब मीनार। इसकी नींव किसने रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद, जो इससे पहले एक विद्यालय था, स्कूल था, का मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। लाखों के दान देने वाला, लाख बख्श के मतलब होता है लाखों के दान देने वाला। ठीक है ना, लाखों के दान देने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बन सकी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बनी थी। इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट की ऊंची 4 मंजिल बना दिया। पर नींव किसने रखा, कुतुबुद्दीन ऐबक, और फिर 4 मंजिल तक किसने पहुंचाया, इल्तुतमिश। फिरोज शाह तुगलक के समय में बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई थी, इसी कारण फिरोज शाह ने इसे दो छोटी मंजिल बनवा दी। इससे इसे 5 मंजिला हो गई और ऊंचाई 9 फीट बढ़कर 234 फीट हो गई। ठीक, तो अब 234 फीट का कुतुब मीनार है दिल्ली में। यानी नींव किसने रखा था, नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक, और फिर उसको पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश। आज फिर जो टूट गया तो फिर से किसने बनाया, फिरोज शाह तुगलक। यदि पूछेगा फिर से किसने बनाया, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाले ऐबक के सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त, और उसको ध्वस्त किसने करवाया, बख्तियार खिलजी। ध्वस्त किसने किया, बख्तियार खिलजी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के सहायक सेनापति थे। ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। चौगान एक खेल है, घोड़ा से खेला जाता है। इसे लाहौर में दफना दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ था, लाहौर, और लाहौर में ही उसे दफना दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हो गया, 1210 में। 1210 में, ठीक है। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुआ और 1210 में इसका, यानी 4 वर्ष तक शासन किया लगभग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ मंगोल के बारे में दिया गया है, मंगोल देख लेते हैं। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी रेगिस्तान के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाले
अर्ध सभ्य जाति थी तथा उसका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। घोड़ा एवं अन्य पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार के मांस खाते थे। इन्हें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था, यद्यपि माँ का सम्मान करते थे। स्त्री विषयक नैतिकता का अभाव था, लेकिन माँ के सम्मान करते थे। वे विभिन्न कबीलों में बटे थे। मंगोल जो थे बहुत सारा कबीलों में बटा था। उन्हीं कबीलों में से एक थे 1163 में तैमूरचिन उर्फ चंगेज खां के नाम सुनेंगे। एक कबीले के कौन थे? चंगेज खां का जन्म हुआ जिसे महान और श्रापित दोनों पुकारा जाता है। महान एवं श्रापित दोनों पुकारा जाता है। इसका पिता येसुगाई बहादुर था। तो समझ में आ गया मंगोल कहाँ के हैं? चीन के गोबी रेगिस्तान के निवासी थे। मंगोलिया ऊपर चीन के ऊपर में है, मैप में देखिएगा आप। चंगेज खां का जन्म कब हुआ? 1163 में। इसको याद रखना, चंगेज खां का जन्म। चलिए गुलाम वंश देखते हैं आगे, या मामलुक वंश जिसको बोलते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हो गया? 1210 ईस्वी में। ठीक, 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गया 1210 में जब मृत्यु हो गया तो उसका उत्तराधिकारी कौन बना? उसका उत्तराधिकारी बना आराम शाह उत्तराधिकारी हुआ, जिसने 8 महीने तक मात्र कितने तक आराम, कितना दिन किया? मात्र 8 महीना आराम किया। इसको इसे याद रखना है, 8 महीना आराम किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। आराम शाह की हत्या 1211 आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1211 ईस्वी में। 1210 में किसका हत्या हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था। तुर्किस्तान के इलवरी तुर्क थे जो ऐबक के गुलाम एवं दामाद थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद एवं गुलाम भी थे। ऐबक की मृत्यु के समय जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुआ था उस समय ये बदायूं के गवर्नर थे। बदायूं के गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से पहले राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी कहाँ बनाया? लाहौर। और लाहौर से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया था। किसने? ये किए थे इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का नींव किसने रखा? कुतुबुद्दीन ऐबक। और पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश। फिर जो ढहा गया था उसको फिर से किसने बनवाया? फिरोज तुगलक। ये रखना है। लाहौर राजधानी किसने स्थापना किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। और लाहौर से दिल्ली किसने लाया? इल्तुतमिश। इसको याद रखना है, लाहौर से दिल्ली। और इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण दहली ए कोहना के निकट करवाया। दहली ए कोहना ये दिल्ली में है। इसी के निकट हौज ए सुल्तानी का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद का वैधानिक स्वीकृति प्रदान की। उसे सुल्तान पद का प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन थे? मोहम्मद गजनी। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई। इसकी मृत्यु कब हो गया? 1236 में। ठीक। और गद्दी पर कब बैठे थे इसने? 1211 में गद्दी पर बैठे थे और 1236 में मृत्यु हो गया। लगभग कितना दिन शासन किया? 25 वर्ष तक। चंगेज खां वही मंगोलिया के थे, मंगोल। चंगेज खान से बचने के लिए ख्वाजिम के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। जलालुद्दीन जब भाग के चंगेज खान के डर से आया इल्तुतमिश के पास शरण लेने के लिए, तो इल्तुतमिश ने शरण नहीं दी थी। याद रखना है, इसका नाम है जलालुद्दीन। इल्तुतमिश के बाद इसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। रुकनुद्दीन फिरोज, कहानी को समझिए। इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर किसने बैठा? रुकनुद्दीन फिरोज। एक बार फिर रिपीट करेंगे जब लास्ट हो जाएगा गुलाम वंश। इल्तुतमिश के बाद इसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा और वह एक अयोग्य शासक था। इसके
अल्पकालीन शासन पर इसकी माँ शाह तुर्कान छाई रही, कि कुछ दिन जो शासन किया था उसकी माँ उस पर छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। रजिया को उस पर आसीन कर दिया। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। इतिहास में पहली मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी, इसको याद रखना है। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग दिया और पुरुष की तरह चौगा यानी काबा, कुलाह यानी टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगे। पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया, चौगा और ये टोपी पहनकर कुलाह राज दरबार में खुले मुंह जाने लगे। रजिया ने मलिक जामलुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर यानी घोड़े का सरदार नियुक्त किया। मलिक जमालुद्दीन को घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्क को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए। यानी जो गैर तुर्क थे, तुर्क नहीं थे, उसको जो सामंत बनाया गया तो वहाँ के जो तुर्की अमीर थे वे विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली के दी पर मुइनुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया और उसके बाद मुइनुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। रजिया की शादी किसके साथ हुई? अल्तुनिया के साथ। और इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया। जब अल्तुनिया के साथ शादी किया तो रजिया सुल्तान ने चाही कि फिर हम गद्दी प्राप्त करें, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को हो गई थी। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा केथल के पास कर दिया था। जगह का नाम था केथल। ठीक, तो 1236 में इल्तुतमिश का मृत्यु हुआ और इसका 1240 में इसका हत्या कर दिया। ठीक, बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1240 में कर दी गई। कि देखिए बहराम शाह की हत्या कर दिया गया 1242 में। और उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन महमूद शाह बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन महमूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बनाया। बलबन षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन महमूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बना दिया। और नासिरुद्दीन मोहम्मद एक ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। नासिरुद्दीन ये बाद में इसका दामाद बन गया। बलबन ने अपने पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन मोहम्मद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन, इसको याद रखना है। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन, वह इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। तुर्कान ए चहलगानी का विनाश बलबन ने ही करवाया था। बलबन ने ही किया था तुर्कान ए चहलगानी। बलबन 1266 में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कब बैठा? 1266 में बलबन ने दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। मंगोल वही चंगेज खां, मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। सीरी नामक नया नगर बलबन ने ही बसाया था, इसको भी याद रखना है। सीरी नामक नया नगर किसने बसाया था? बलबन ने बसाया था। राज दरबार में सेजदा और पेबोस प्रथा, इसको याद रखिएगा, सेजदा पेबोस प्रथा। तो राज दरबार में सेजदा एवं पेबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने ही की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव, फारसी साल के पहला दिन को बोला जाता है नवरोज उत्सव को प्रारंभ किया। नया साल जैसे बोलते हैं हम लोग कैलेंडर में नया साल 1 जनवरी, उसी तरह से फारसी में नवरोज उत्सव होता है नया वर्ष का पहला दिन। तो नवरोज उत्सव का प्रारंभ किसने किया? फारसी रीति रिवाज पर आधारित ये बलबन ने ही प्रारंभ करवाए थे। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लोह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। पूछा जाता है लोह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था? बलबन ने। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर
लौह एवं रक्त की नीति के पालन किया। लौह पुरुष किसी को बोला जाता है आधुनिक भारत में? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसने राज्यों का एकीकरण किया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुंग खां की उपाधि प्रदान की। बलबन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। नासिरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलुंग खां की उपाधि प्रदान की थी, इसको याद रखना है। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। अमीर खुसरो बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुर्स था। गुलाम वंश का यहाँ अंत हो गया, फिर एक बार रिविजन करेंगे। गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुर्स थे। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? गुलाम वंश की स्थापना किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको याद रखना है। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक किए थे 1206 में। ठीक, मोहम्मद गोरी की मृत्यु जब 15 मार्च 1206 को हो गया, तो उसके बाद गुलाम वंश की स्थापना या मामलुक वंश इसी को बोलते हैं, किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आया? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद 8 महीना के लिए आया था आराम शाह के बाद आया इल्तुतमिश। 1211 से 1236 तक रहा इल्तुतमिश। 1236 तक इल्तुतमिश रहा। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, इसको भी याद रखना है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। कुतुब मीनार की नींव किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसको पूरा किसने करवाया? 4 मंजिल तक इल्तुतमिश। और फिर से जो बिजली गिरने से 4था मंजिल जो गिर गया था, उसको पुनः पूरा किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक। फिर से किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक, इसको याद रखना है। लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, इसको याद रखना है। उसके बाद गद्दी पे बैठा किसने? उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पे बैठा, ये अयोग्य शासक था और इसकी माँ जो है तुर्कान छाई रही, लेकिन बाद में से हटा दिया गया। इसके बाद कौन बना? रजिया बेगम। रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। उसके बाद आया कौन? रजिया की हत्या कर दी गई। कब? रजिया की शादी हुई थी अल्तुनिया के साथ, इसकी हत्या कर दी गई 1240 में कैथल के पास, याद रखना है। ठीक है, बहराम शाह को बंदी बना लिया गया 1242 में। इसके बाद गद्दी पर बैठा बलबन के षड्यंत्र से कौन? नासिरुद्दीन मोहम्मद, जो इसका दामाद बना बाद में। बलबन अपनी पुत्री की शादी नासिरुद्दीन मोहम्मद से करवाए थे। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन। तुर्क के चहलगानी के विनाश किसने करवाया था? बलबन। ठीक है, इसको याद रखना है। सिजदा पेवस प्रथा की शुरुआत बलबन ने किए थे। नवरोज उत्सव के प्रारंभ भी बलबन ने किए थे। लौह एवं रक्त की नीति के पालन भी बलबन ने किए थे, इसको याद रखना है। नासिरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि धारण किए थे। और बलबन के दरबार में कौन कौन रहते थे? अमीर खुसरो, अमीर हसन, गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुर्स, इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश के कुछ महत्वपूर्ण निर्माण कार्य, इसको देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। कुतुब मीनार को पूर्ण किसने करवाया? कुतुब मीनार को निर्माण को पूर्ण करवाया इल्तुतमिश। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के के जारी किए थे। चांदी के टका और तांबा के जीतल इल्तुतमिश ने जारी किए थे। एकता प्रणाली चलाई किसने? एकता प्रणाली की शुरुआत किए थे इल्तुतमिश। 40 गुलामों का संगठन बनाया इल्तुतमिश ने। 40 गुलामों का संगठन और सरदारों का संगठन बनाया, जो तुर्कान-ए-चहलगानी के नाम से जाना जाता है। तुर्कान-ए-चहलगानी, इसका विनाश बलबन ने किया था। तुर्कान-ए-चहलगानी इसमें 40 गुलाम थे। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया था इल्तुतमिश, इसको भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है खिलजी वंश। देखिए, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए थे, इसको याद रखने की ट्रिक समझ लीजिए। दिल्ली सल्तनत के 5 वंश थे। कौन कौन थे? गुलाम वंश, जिसको बोलते हैं मामलुक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो इसको याद किसे रखना है? गुल खिले
तो सांस लेंगे। गुल खिले तो सांस लेंगे। ठीक है, गुल खिले तो सांस लेंगे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ऐसे याद रखना है, जिस प्रकार से आप याद रखिए। अब बढ़ते हैं खिलजी वंश के, और खिलजी वंश की कहानी क्या है इसका सुनते हैं। दिल्ली सल्तनत के दूसरा वंश है खिलजी वंश, जिसका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1290 से 1320 तक। 1290 से 1320 तक। गुलाम वंश के शासन को सौंप कर 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो खिलजी वंश की स्थापना किसने किया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश की स्थापना किया। इसने किलोखड़ी को अपनी राजधानी बनाया। खिलजी वंश की राजधानी कहाँ? किलोखड़ी। जलालुद्दीन की हत्या 1296 में अमीर खुसरो का मूल नाम उसके भतीजा व दामाद अलाउद्दीन मोहम्मद हसन था। ठीक, एक सेकंड, यहाँ कुछ मिस है। अच्छा, ये पॉइंट यहाँ से अलग है, सॉरी, यहाँ से ये पॉइंट अलग है, ठीक ना। जलालुद्दीन की हत्या 1296 में उसके भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने करमानिकपुर प्रयाग में कर दी। 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। कब बना दिल्ली का सुल्तान? 22 अक्टूबर 1296 को। अलाउद्दीन के बचपन का नाम था अली या गुरसप्पा। अली और गुरसप्पा दो नाम थे इसके। खिलजी वंश की स्थापना किसने किया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और उसकी हत्या किसने किया? उसके दामाद और भतीजा थे अलाउद्दीन खिलजी। और इसके बचपन का नाम था अली गुरसप्पा। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने और अस्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी दिल्ली के शासन में। घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। घोड़ा दागने और सैनिकों के हुलिया लिखने की शुरुआत किसने की थी? घोड़ा दागने, जैसे घोड़ा को पहचाना जा सके, और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का शुरुआत किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने भूराजस्व की दर बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया था। कितना कर दिया? उपज का 1/2 भाग कर दिया। इसने खम्स यानी लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। और इसके शासनकाल में इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली चलाई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दक्षिण भारत की विजय के लिए बाजार नियंत्रण, ये भी पॉइंट अलग है। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था। किसको भेजा था? मलिक काफूर को भेजा। बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद थे, क्रमानुसार दिया गया यहाँ पे नवीन पद। दीवाने रियासत, देखिए दीवाने रियासत कौन सी के लिए थे? यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। साहना या मंडी, ये प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक था। बरीद का काम क्या था? बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करना। और मुनहियान गुप्त सूचना प्राप्त करना था। चलिए, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था? मलिक काफूर को। ठीक है। जमाइत खाना, इसको याद रखना। जमाइत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा,
सीरी का किला और 1000 खंबा का महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कौन कौन? जमैत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, 1000 खंबा का महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। अलाई दरवाज़ा को देवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने ही चलाया था। ये इसको याद रखना, देवी अधिकार के सिद्धांत को किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सिकंदर के, ये अपना खुद अपने आप को सिकंदर कहते थे अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर इस सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किए थे। खुद सिकंदर इस्तानी किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नबीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। सहना या मंडी, सहना मंडी में क्या काम होता था? यहाँ खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था। सरा ए आदल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का मेल अन्य निर्मित वस्तुओं बिकने के लिए आते थे। आगे है अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख़ फिरोज शाही से मिलता है। इसको याद रखना, पुस्तक का नाम है ये तारीख़ फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। इसमें इसके अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीति के बारे में बताया गया है। खजानुल फतूह अमीर खुसरो का पुस्तक है। अमीर खुसरो की पुस्तक का नाम क्या है? खजानुल फतूह। रेहल्ला इब्न बतूता की पुस्तक है। रेहल्ला इब्न बतूता का पुस्तक है। एवं फतूह हसलातिन इमामी की कृति है। इमामी ये लेखक है इमामी, इसका पुस्तक का नाम है फतूह हसलातिन। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब यानी सेंसर, नाजिर नापतोल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मुहतसिब याद रखना है और नाजिर, ये दोनों नापतोल अधिकारी, ये दोनों मूल्य नियंत्रण के लिए अधिकारी थे। नापतोल अधिकारी नाजिर थे। भू राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क, इनाम और वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसने खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाए जाने वाले 2 नवीन कर थे, चराई कर जो दुधारू पशु पर लगाया जाता था और गड्ढी कर जो घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोल ने 6 बार आक्रमण किया था। मंगोल कितने बार आक्रमण किए थे? अलाउद्दीन खिलजी के समय में 6 बार आक्रमण किए थे। प्रथम आक्रमण 1297 में कादर खां के नेतृत्व में और दूसरा आक्रमण 1298 में सल्दी के नेतृत्व में और तीसरा आक्रमण 1299 में कुलतुल ख्वाजा के नेतृत्व में और चौथा आक्रमण 1303 में तांगी के नेतृत्व में और पाँचवा आक्रमण 1305 में अली बेग और तार्की के नेतृत्व में और छठा आक्रमण जो हुआ था वो 1306 में कबक इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ था। ये सब पूछता नहीं है, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 को हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 को हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, जिसने नग्न स्त्री और पुरुष की संगत पसंद थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन आया? मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाता था। बर्नी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौरा करता था। मुबारक खिलजी ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खां की हत्या कर दिया और खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। ठीक, इसी के साथ खिलजी वंश का अंत हो गया।
तो खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक? 1290 से 1320 तक। और स्थापना किसने किया था खिलजी वंश का? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और उसके बाद गद्दी पर कौन बैठा? अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण किसने शुरुआत किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। हजार खंभा का महल, अलाई दरवाज़ा, श्री का किला किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाए थे। इसमें एक और पॉइंट छूट गया है अमीर खुसरो के बारे में। देखिए, अमीर खुसरो का मूल नाम, अमीर खुसरो के बारे में पूछता है। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। उसका जन्म पटियाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास है पटियाली 1252 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो के गुरु कौन है? शेख निजामुद्दीन औलिया। और वह बलवन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT तक के शासन राज दरबार में रहे हैं। इसने तूतीय हिंद यानी भारत का तोता के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो को भारत का तोता के नाम से जाना जाता है, तूतीय हिंद। सितार और तावला को भी याद रखना है। सितार एवं तावला के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? अमीर खुसरो को दिया जाता है। और इन्हें ही भारतीय संगीत में कव्वाली गायन को प्रचलित किया था। भारतीय संगीत में कव्वाली जो होता है कव्वाली गायन को प्रचलित किया। और साथ ही इसे कई प्रकार के आधुनिक रागों, जैसे बहुत सारा राग होता है सुबह में गाया जाता है, तिलक, साजगिरी, सरपदा आदि को प्रचलित करने का श्रेय प्राप्त है। इन्हें हिंदी खड़ी बोली के जनक, हम लोग UPSC में ऑप्शनल में पढ़ाया गया था। हिंदी खड़ी बोली के जनक किसे कहा जाता है? इसी को बोला जाता है खड़ी बोली, ठीक है ना। अरबी और हिंदी का मिक्सिंग कर दिया था जी। याद रखना, अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन। जन्म हुआ था 1253 में पटियाली पटियाली उत्तर प्रदेश। चलिए, तो खिलजी वंश का अंत हो गया। अब है तुगलक वंश। याद रखिए, पहले है गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक, और उसके बाद सैयद वंश पढ़ेंगे, और उसके बाद लोधी वंश, उसके बाद दिल्ली सल्तनत लास्ट।